Hello students, today we will solve test paper 18 क्लास 6 RS अग्रवाल में। जिनके पास पुराना एडिशन है तो वहाँ टेस्ट पेपर की जगह CCE टेस्ट पेपर 18 है और कुछ नहीं है, सेम, बाकी सब सेम है। और ये पेज नंबर 209 पर गिवन है RS अग्रवाल का। ओके, टॉपिक आपका था सर्किल। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए का फर्स्ट पार्ट, डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्लोज फिगर, बी पार्ट में ओपन फिगर और सी पार्ट पॉलीगन्स। इन तीनों की हमें डेफिनेशन बतानी है कि व्हाट इज क्लोज फिगर। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्लोज फिगर। क्लोज फिगर क्या होती है? अ फिगर हुज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम, इज कॉल्ड क्लोज फिगर। मतलब क्या, हमने यहां से स्टार्ट करा एक ट्राइंगल बनाना और स्टार्टिंग पॉइंट बनाते बनाते वहीं आ गए, एंडिंग पॉइंट भी सेम आ गए। ए से स्टार्ट करा, ए से बी तक पहुंचे, बी से सी से सी से ए तक, तो ये क्लोज फिगर। दूसरा, हमने एक सर्किल इस पॉइंट से शुरू करा ड्रॉ करना और लास्ट में वहीं आ गए, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी ये क्लोज है, इसलिए क्लोज फिगर। ये स्क्वायर बना, हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और बनाते बनाते हम लास्ट में वहीं आ गए, तो दीज आर क्लोज फिगर। ये हम ऑलरेडी पॉलीगन टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं ना, वहां पर भी आप देख सकते हो, ये डेफिनेशन में वहीं लिखी हुई है। नाउ सेकंड इज ओपन फिगर। ओपन फिगर में क्या हुआ? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग हो। एक पॉलीगन या अ फिगर हुज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर डिफरेंट इज कॉल्ड ओपन फिगर। तो ये क्लोज फिगर थी। सेकंड आपका पूछा है ओपन फिगर, तो मैंने ओपन फिगर यहां लिख दी है। ओपन फिगर क्या है? फिगर हुज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड ओपन फिगर। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने यहां से स्टार्ट करा और बनाते बनाते यहां स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, यानी कि ओपन है, इसमें एंट्रेंस करने का रास्ता एक तरीके से ये। दूसरा फिगर हमने यहां से स्टार्ट शुरू करी, ऐसे गए, कैसी हो सकती है? बस जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो। तो ये भी ओपन। एक और बनाई हमने, इधर से स्टार्ट करी और यहां आ गए, यहां से स्टार्ट करी, जैसे आपने एक आर्क बनाया, यहां से स्टार्ट करा और यहां एंड कर दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ए है, एंडिंग पॉइंट बी है, दोनों डिफरेंट है, दीज आर ओपन फिगर। ओके, नाउ सी पार्ट इज पॉलीगन। तो थर्ड सी पार्ट पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म बाई मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। या आपने ये पढ़ा होगा 3 और मोर देन 3, आप वो भी लिख सकते हो, या मोर देन 2 का मतलब ये 3 होंगे, 3 से अधिक, तो इसलिए कैसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म बाई मोर देन 2 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो मोर देन 2 से क्या होगा? हमने एक ट्राइंगल बनाया 3 साइड से, तो ये पॉलीगन है। फिर हमने एक 4 साइड्स का बनाया और क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर होना चाहिए, वो लिख रहा है सिंपल क्लोज फिगर, है ना। और एक पेंटागन बनाया, फिर ये तो हो गई क्या चीज? पॉलीगन। एक मैंने एग्जांपल दिया, अगर हमने ये सर्किल बनाया तो सर्किल भी क्या है? क्लोज सिंपल फिगर है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। किससे बनना चाहिए पॉलीगन? लाइन सेगमेंट से। साफ साफ लिखा हुआ है मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। ये क्लोज फिगर है बट सर्किल इज नॉट अ पॉलीगन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में स्केलन ट्राइंगल, बी एन आइसोलेसिस ट्राइंगल और थर्ड एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। चलिए अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसकी साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं, अलग अलग मेजरमेंट की हैं, तो ये कहलाएगा स्केलन ट्राइंगल। ये जरूरी नहीं राइट एंगल ट्राइंगल, कैसा भी हो सकता है। इफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। सेकंड था एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, वो कहलाता है आइसोलेसिस। और थर्ड इक्विलेटरल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, वो कहलाता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो सेकंड एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। चलिए इसको बताते हैं।
तो ये हो गया अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें साइड्स ए बी इक्वल है ए सी। अगर आप एंगल के बेस में लिखना चाहे एंगल के उस पर लिख सकते हो क्या, अ ट्राइंगल इन विच टू एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसी तरह स्केलर में लिख सकते हो अ ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, इसमें तीनों एंगल्स अलग अलग होंगे तो कहलाता है स्केलन ट्राइंगल। ओके, नाउ लास्ट सी पार्ट, एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, यानी कि अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल, और एक से अधिक ऑब्ट्यूज हो नहीं सकता किसी ट्राइंगल में, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, या इसकी जगह आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि वन एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है ना, और लेस देन 180। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधा सीधा कि अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, इसमें एक चीज और आनी चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब क्या, क्योंकि ट्राइंगल की बात है इसलिए ट्राइंगल में 180 से अधिक होगा ही नहीं, इसलिए हमने लिखा है ना। वैसे ग्रेटर देन 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज का होता है लेस देन 180 डिग्री, लेकिन ट्राइंगल में किसी भी कीमत पर 180 से अधिक एंगल बनेगा ही नहीं, इसलिए इतने से काम हो जाता है। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल या इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ये तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की डेफिनेशन हो गई। अगर इसका हम एग्जाम्पल दें फिगर बना के, तो फिगर ऐसे बनेगा, एक एंगल ऑब्ट्यूज आएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल एबीसी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, व्हाट डू यू मीन वाई अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव हमने जो क्वाड्रिलेटर टॉपिक कराया था वह हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्वेक्स क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके ईच एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से कम होती है, वो कहलाता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन में लिख दी, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जो आप लोग पढ़ते हैं ज्यादातर वो सब कॉन्वेक्स ही होते हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ऑल आर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉनकेव पूछा नहीं, हम बता देते हैं कॉनकेव आपको समझ में आ गया, इसका रिवर्स यानी कि 180 से बड़ा होगा, कोई भी कम से कम एक एंगल क्या होगा, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ एट लीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी कम से कम एक एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी हो, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि एटलीस्ट वन एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल, 180 से बड़ा डिग्री रिफ्लेक्सिव होता है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं, इज कॉल्ड कॉनकेव। ये सब मैं क्वाड्रिलेटरल जो टॉपिक था उसमें क्लियर कर चुके हैं। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, साथ ही साथ ईच एंगल जो भी इंटीरियर एंगल है उनकी वैल्यू भी, इनका मेजरमेंट भी इक्वल होना चाहिए, वो कहलाते हैं रेगुलर पॉलीगन। वो हमने लिख दिया, अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल अ स्क्वायर। अब होता क्या, कुछ फिगर में किसी में एंगल सेम होते हैं चारों, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होती। चार से मतलब नहीं कितनी साइड्स हो, किसी में सारी साइड्स इक्वल है लेकिन एंगल नहीं है। जैसे स्क्वायर में क्या, चारों साइड्स इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री, चारों के चारों एंगल भी इक्वल है, तो इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। लेकिन अगर हम रोम्बस लें तो रोम्बस में चारों साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन चारों एंगल इक्वल नहीं है। इसी तरह रेक्टेंगल के चारों एंगल इक्वल हैं लेकिन चारों साइड्स इक्वल नहीं है, तो रोम्बस और रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं है। स्क्वायर और जो रेगुलर होते हैं उसके अलावा लिखा होता है कि रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, इसका मतलब उनकी साइड अगर हेक्सागन है तो 6 साइड होती हैं, सब इक्वल हैं और इंटीरियर एंगल भी इक्वल। तो ये तो हो गया रेगुलर पॉलीगन। जब रेगुलर आए तो इरेगुलर का हम डिस्कस कर ले रहे हैं, हालांकि पूछा नहीं है। इरेगुलर क्या होगा, समझ में आ गया होगा शायद, अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट
जब साइड्स डिफरेंट है तो एंगल इक्वल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच एंगल इक्वल होते हैं लेकिन साइड्स डिफरेंट हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं है, सो इट इज अ इरेगुलर, है ना। या सारे एंगल डिफरेंट हो तब भी वो इरेगुलर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक तो इसमें फर्स्ट में ज़्यादातर थ्योरी की सवाल थे, शुरू के 3 और लास्ट में भी थ्योरी के हैं, 7th 8th 6th 7th 8th। 2 क्वेश्चन है, 4th 5th ये न्यूमेरिकल है, इन्हें करते हैं। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:5:7। फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल। तो हमें एंगल का रेशो दे रखा है, तो रेशो अमंग एंगल it is given 3:5:7। तो लेट द, जब रेशियो हो तो एंगल में हमने बताया था क्या करते हैं, एक वेरिएबल लगा दो 3x 5x 7x। वेरिएबल कोई सा भी ला सकते हो आप, k लगा लो a लगा लो, वो आपकी चॉइस है। 2 तरीके के सवाल होते हैं, एक तो ये मान के होता है, वेरिएबल मान के मान लेते हैं एंगल जो है 3x 5x 7x, और दूसरा होता है सम ऑफ रेशियो करके। मैं एक तरीका बता देता हूं आपको। लेट एंगल्स आर, सेम वेरिएबल लगा दिया हमने, 3x डिग्री 5x डिग्री एंड 7x डिग्री। अब क्या करेंगे, ये कैसे एंगल है, ट्रायंगल के एंगल हैं, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो इन सबको ऐड करके इक्वल रख दो 180 के, तो क्या होगा 3x डिग्री को अगर लिखने की जरूरत नहीं, वो तो बाद में हम लिख देंगे। 7x प्लस 5x इज इक्वल 180 डिग्री, है ना। तो कितना हो गया, 7 3 10 और 5 15x। तो 15x की वैल्यू आ गई 180। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 से डिवाइड कर दूं तो 180 अपॉन 15। 15 से कैंसिल कर देना, 15 बन जा 15, 15 बन जा 15, 3 रिमाइंडर होगा और 3 इधर जाएगा बोरो, 3 और 0 30, 15 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई 12। ये तो x की वैल्यू निकल के आई। एंगल क्या था 3x, तो फर्स्ट एंगल हो गया, फर्स्ट एंगल 3x यानी कि 3 × 12 36 डिग्री। सेकंड एंगल कितना था 5x, तो 5 × 5x यानी कि 5 × 12, 12 5 जा 60 डिग्री। और थर्ड एंगल वो है 7x, तो 7 × 12 84 डिग्री। तो ये इसके आंसर हो गए 36 डिग्री, 60 डिग्री एंड 84 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। 5 भी कुछ इसी टाइप का है, बस यहां ट्रायंगल की जगह है क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्वेश्चन ये है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 2:3:4:6। फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल। तो रेशो दे रखा है हमें, रेशो अमंग द एंगल्स 2:3:4:6। चलिए, एक तो मैंने इस तरीके से करा था x मानकर, है ना। मैं कहा 2 तरीके होते हैं, इसको भी कर सकते हैं। लेट द एंगल इज 2x 3x 4x और 6x। और इन सबका सम किसके इक्वल रखेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम होता है 360। एक दूसरा तरीका होता है, इसको मैं दूसरे तरीके से कर देता हूं, तो ये दोनों क्वेश्चन 2 तरीके से हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, जो भी रेशो दे रखा है उसका रेशो का सम निकाल लो। सम ऑफ रेशो यानी इनके उनको ऐड कर दीजिए, 2 + 3 + 4 + 6 कितना आएगा देखें, 6 + 4 10, 10 3 13, 13 और 2 15, ऊपर भी शायद 15 आया था, नहीं 12 आया था, एक्स वैल्यू 15 आ गई, है ना। एक और चेक ले यहां से, 2 3 5 5 4 9 + 6 15। अब ये क्या, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। यानी कि 360 डिग्री को इस रेशो में डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट एंगल क्या होगा
जिसको हमें डिवाइड करना है, यानी कि जितना एंगल का सम होता है उसे लिखेंगे 360 इंटू फर्स्ट का रेशो कितना है 2 अपॉन सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो कितना आया 15 से डिवाइड कर दे रहा हूं। 15 में 15 2 जा 30 4 कैरी चला गया 40 40 सॉरी कुछ गलत बोल गया, हाँ 6 आया। 15 1 जा 15 2 जा 36 आया, 60 60 और 15 4 जा, तो कितना हो गया 24 2 जा 48 डिग्री ही निकला है, देखो है ना। अब सेकंड एंगल कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरीके से अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा नीचे लिखना था। 360 इंटू 360 अपॉन 50 तो हर एक माना है, इंटू में क्या आएगा सेकंड एंगल का रेशियो कितना है 3, तो ये हम कैंसिल कर चुके हैं। 24 टाइम्स बार हुआ था और 24 3 जा 72 ये हम कर चुके ना, 15 इसी में डायरेक्ट लिख दिया। थर्ड एंगल क्या बताया था हमने 360 अपॉन 50 तो एक माना है, इंटू थर्ड एंगल, थर्ड रेशो देखो कितना है 4, तो इंटू 4। 15 से ये 24 टाइम्स कैंसिल, 24 4 जा होता है 96, तो ये हो गया 96 डिग्री। अब हम लास्ट यानी कि फोर्थ एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो 360 अपॉन 15 तो आना है, फोर्थ एंगल का रेशो कितना वो देखते हैं, वो है 6 इंटू 6। 15 से ये 24 टाइम्स कैंसिल हुआ था, 6 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये आएगा 144 डिग्री। 24 6 होता है 144, तो ये आएगा 144 डिग्री। तो ये इसके आंसर हो गया। ओके कितना 48 डिग्री, 72 डिग्री, 96 डिग्री और लास्ट इज 144 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज थॉर्टिकल है 6 7। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस। चलिए करते हैं। चलिए मैं रोम्बस की डेफिनेशन बता दूं पहले क्या होती है। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि चारों साइड्स इक्वल हूं, इज कॉल्ड अ रोम्बस। अब दिमाग में आता है कि स्क्वायर में भी तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो क्या स्क्वायर रोम्बस है, तो बिल्कुल है। स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस, है ना, स्क्वायर इज अ रोम्बस आल्सो, स्क्वायर रोम्बस भी होता है। तो ये तो रोम्बस की डेफिनेशन हुई, क्या एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों। अब इसकी प्रॉपर्टी पूछी है, तो उसकी प्रॉपर्टी होती क्या है, अपोजिट साइड्स ए बी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी। ये मैंने इसको इस तरह से लिख दिया प्रॉपर्टीज रोम्बस कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, में वैसे भी लिख दूंगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ओके, और ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, वो मैंने लिख दिया ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अब ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में मालूम है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल डी। और अगर आप वर्ड में लिखोगे तो लिखोगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो मैंने लिख दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ओके, नेक्स्ट डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एओ इक्वल टू होगा सीओ के और बीओ इक्वल टू होगा डीओ के, वही मैंने लिखा एओ इक्वल टू सीओ, बीओ इक्वल टू डीओ। और ये बाइसेक्ट किस पर करते हैं, राइट एंगल पर। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल वी ओ सी इज इक्वल एंगल सी ओ डी इज इक्वल एंगल ए ओ डी। ये चारों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, किसके 90 डिग्री, वही हम लिखा एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल वी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए। ये इसकी है प्रॉपर्टी, आप लिख सकते हो। और ये इसकी डेफिनेशन रोम्बस की, आप इसे भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये तो रही रोम्बस की डेफिनेशन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। अगर आपको ऐसे नहीं लिखनी है तो मैं वैसे भी लिख देता हूं, इसमें वर्ड में, ये मैंने वर्ड में लिख दी प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर पैरेलल। सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। थर्ड, द अपोजिट angles of a rhombus are equal. And last one, the diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. Okay, now next question number 7. Question number 7 है define first part a trapezium, second part
अ काइट। चलिए ये भी करते हैं। ट्रिपेजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर अपोजिट साइड्स का केवल पैरेलल होता है। वन एंड ओनली वन पेयर्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रिपेजियम। तो ट्रिपेजियम क्या होगा? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रिपेजियम। जैसे मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी, इसमें अपोजिट साइड्स ए बी और डी सी पैरेलल हैं, इसे लिखते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, है ना। तो ये हो गया ट्रिपेजियम। आपके में इतना ही पूछा है बस ट्रिपेजियम की डेफिनेशन, लेकिन जब ट्रिपेजियम की बात आई है तो हम बता ही देते हैं। कभी कभी ये पूछता है व्हाट इज आइसोलेटेड ट्रिपेजियम। तो इस ट्रिपेजियम में अगर क्या हो, नॉन पैरेलल साइड्स, इफ नॉन पैरेलल साइड्स यानी कि ए डी इक्वल हो जाए बी सी के, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड ट्रिपेजियम। तो मैं आइसोलेटेड ट्रिपेजियम भी आपको बता दिया है, वो भी मैंने लिख के दिखा देता हूं। तो आइसोलेटेड ट्रिपेजियम की डेफिनेशन ये होती है, इन अ ट्रिपेजियम अनपैरेलल साइड्स, जो अनपैरेलल साइड्स थी, आर इक्वल, देन ट्रिपेजियम इज कॉल्ड आइसोलेटेड ट्रिपेजियम। फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर ए बी सी डी, अनपैरेलल साइड्स ए डी इक्वल टू बी सी के है, तो ये ट्रिपेजियम कहलाएगा आइसोलेटेड ट्रिपेजियम। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, काइट। काइट की डेफिनेशन बतानी है। अ काइट, काइट क्या होती है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, बल्कि अ क्वाड्रिलेटर विच हैज टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, व्हाट अनइक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड अ काइट। पहले समझ लो क्या है एडजेसेंट साइड, जानते हो ये और ये एडजेसेंट साइड होगी, ये इसके इक्वल हो और ये वाली एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं हो, बना तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की शेप कहलाती है काइट। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इसको हम जब ज्वाइन करते हैं इसका डायगोनल्स कहलाएगा, इसको ज्वाइन कर दें ये भी डायगोनल्स कहलाएगा। तो ये बड़ा डायगोनल्स है, जो बड़ा डायगोनल्स इसकी सिमेट्रिकल लाइन होती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दूसरा बड़ा डायगोनल्स छोटे डायगोनल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है। और किस पर करता है? एट राइट एंगल पर। खैर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पूछी है, ये हम आपको क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में सब डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ तो केवल काइट की डेफिनेशन पूछी थी, तो बस इतनी ही लिखनी है। ओके, क्या अ क्वाड्रिलेटर विच हैज two pairs of equal adjacent sides, what unequal opposite sides is called a kite. For example, ABCD is a kite. Okay, now question number 8, draw a circle with center O and radius 3 centimeter. Draw a sector having an angle of 54 degree. तो पहले तो हम 3 सेंटीमीटर सर्किल रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे? कंपास में 3 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे, मैंने ले रखी है, देखो 3 है। ओके, कहीं भी पॉइंट लगा दो वो उसका सेंटर हो जाएगा। पहले चेक कर लेना नीचे पेपर ऊपर जगह है। ओके, तो ये तो इसका सेंटर हो जाएगा जहां पर ये पॉइंटर रखा है, इसका नाम हमें देना है ओ। अब एक हमने सर्किल ड्रॉ करा, करते हैं ड्रॉ। ओके, सर्किल ड्रॉ हो गया और ये कितनी रेडियस का है? 3 सेंटीमीटर रेडियस का। विच सेंटर हो, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा दूर से, ये है सेंटर हो, मैंने यहाँ थोड़ा डॉट लगा दिया, ये सेंटर हो। एक का काम तो ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ड्रॉ अ सेक्टर हैविंग एन एंगल 54 डिग्री। तो सेक्टर के लिए क्या होगा? एक रेडियस को ज्वाइन करो आप, यानी कि सेंटर को कहीं भी आपकी मर्जी है, सीधे आड़ा तिरछा कहीं भी स्ट्रेट आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब रेडियस ओ को सर्कमफ्रेंस तक ज्वाइन कर दें। हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाम देना चाहो दे दो, हमने इसे नाम दे दिया ए। ये आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, यहां आपकी चॉइस है। उसके बाद हम एक 54 डिग्री का एंगल, क्योंकि जो भी एंगल दे रखा है 54 डिग्री, तो एंगल बनाना जानते हैं प्रोट्रैक्टर के हेल्प से। वर्टेक्स को वर्टेक्स पर ऊपर रखेंगे सेंटर पर, और बेस लाइन को रेडियस पर। तो हमने ये रखा, देखो दिख गया ना, ऊपर रख दिया और ये आ गया। 54 डिग्री ढूंढो, कहाँ है 54? ये 50 55 से थोड़ा सा कम है ना, दिख रहा है। ऊपर करूँ थोड़ा सा, मैं ऊपर करता हूँ। ये देखो ये 55 है ना, और इससे एक कम 54, और ये मैंने 54 पर लगा दिया पॉइंट।
अब सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, लेकिन लाइन हमें यहां तक नहीं रखनी, लाइन हमें केवल सर्कमफ्रेंस तक। तो सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ही एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो सर्कमफ्रेंस तक टच होगा, बाहर नहीं निकालनी। ये आ गई यहां, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। जो कितना एंगल बनाया इसने, 54 डिग्री का। तो OAB इज द रिक्वायर्ड सेक्टर। बस ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्किल ड्रॉ करा, फिर सेंटर से हमें एक सेक्टर ड्रॉ करना है जिसका एंगल 54 डिग्री। तो क्या करा, O से A ज्वाइन कर लिया, एक रेडियस किस कहीं भी मर्जी आपकी, फिर OA के साथ 54 डिग्री एंगल बनाती हुई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे और कहां तक ले जाओगे, लाइन सेगमेंट का आप यहां बोल सकते हो रेडियस ड्रॉ करेंगे दूसरी 54 डिग्री पर। ओके, तो ये जो फिगर में नहीं है मैं सीडेट कर देता हूं। चलो, ये हो गया रिक्वायर्ड सेक्टर। ओके, तो ये A पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ B पार्ट, मार्क करेक्ट अगेंस्ट द करेक्ट आंसर, यानी कि टिक मार्क वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर्स एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड, अभी सबसे लास्ट में समझाया था, इससे सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या था, काइट शेप। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जो 2 एडजेसेंट पेयर हो और अपोजिट साइड्स अनइक्वल हो तो वो कहलाती है काइट शेप। तो जो कि हमें डी ऑप्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज, if a diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle। यहां तक हमारे दिमाग में दो ही चीज आती है। देखो, क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हो राइट एंगल पर, दो ही क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं, एक तो होता है स्क्वायर और एक होता है रोम्बस। इन दोनों के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। दोनों में अंतर क्या है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी अनइक्वल होती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। देन दिस क्वाड्रिलेटर इज आ, अच्छा इतना ही दे रखा है तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। अ रेक्टेंगल, पहला ऑप्शन रेक्टेंगल नहीं हो सकता, बी पैरोग्राम नहीं हो सकता, सी रोम्बस और डी काइट। तो सी मिल गया हमें, रोम्बस। तो इसका आंसर होगा सी। अगर बाई चांस डी स्क्वायर दिया होता तो इसमें एक ऑप्शन और दिया होता कि बोथ सी एंड डी, क्योंकि दोनों के होते हैं तो आंसर दोनों आते। तो इस कंडीशन में जितनी इंफॉर्मेशन दिख रही है उसके हिसाब से ये रोम्बस हुआ। तो रोम्बस हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, हमने बताया था क्या होता है, ट्रेपेजियम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल इसमें सिर्फ एक पेयर पैरेलल साइड से होता है ट्रेपेजियम, जो कि हमें ऑप्शन ए में पैरेललोग्राम दे रखा है, बी में काइट, सी में दे रखा है आ ट्रेपेजियम। तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 11 का भी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वन of the base angle of an isosceles triangle is 70 degree, the vertex angle। क्या होता है आइसोलेसिस ट्रायंगल का बेस एंगल, बेस में ये दोनों एंगल इक्वल माने जाते हैं, एक 70 दे रखा है बस। तो वर्टेक्स एंगल फाइंड करना है कि वर्टिकल एंगल क्या होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। सपोज करो ये x है, तो हमें ये भी मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 70 प्लस 70 40 आ गया। कैसे, 70 प्लस 70 140, ये हो गया 180। 140 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 180 माइनस 140, और 180 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। ओके, नाउ सी पार्ट। जो सी क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में ट्रू और फॉल्स का, हमें ट्रू और फॉल्स बताने कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। हमें ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्क्वायर के और रेक्टेंगल इन दोनों के डायगोनल्स इक्वल होते हैं।
सेकंड, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एकदम ट्रू है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस चारों के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये ट्रू हो गया। थर्ड, द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट ईच कार्ड ऑफ अ सर्किल, द सेंटर ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट ईच कार्ड ऑफ अ सर्किल, ये फॉल्स है। केवल डायमीटर को बाइसेक्ट करता है। भाई कार्ड तो क्या होती है, सेंटर से जाती ही नहीं है, सारी कार्ड नहीं जाती, डायमीटर जाता है। डायमीटर तो बाइसेक्ट करता है, लेकिन कॉर्ड तो ये यहां से सेंटर जा ही नहीं रहा। हाँ, अगर ये होता सेंटर से हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो बाइसेक्ट करती है। ये थोड़ा में 9th में पढ़ोगे आप। लेकिन जो कह रहा है कि मतलब क्या, सवाल समझो पहले, ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये कॉर्ड की सेंटर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, सेंटर तो कॉर्ड का ही नहीं। एक कंडीशन में होता है सिर्फ, कब, जब कॉर्ड क्या हो, डायमीटर, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है ना, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि जो कंडीशन दे रखी है हर उसमें ट्रू होने चाहिए। इस कंडीशन में ये हुआ फॉल्स। ना फोर्थ पार्ट, ईच डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, ये सही है। डायमीटर भी क्या होती है, कॉर्ड होती है सर्किल की, तो इट इज ट्रू। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस टेस्ट पेपर नंबर 18, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बिल्कुल करेक्ट है। केवल स्क्वायर और रोम्बस के ही डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पर। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ओके, तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू और पांचवा भी ट्रू। तो ये चैप्टर 18 का टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे इससे क्लास की मैं जब भी कोई भी अगली वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी वीडियो मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। और हाँ, आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।